नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग की बड़ी सड़कों और पुलों की योजनाओं की समीक्षा की है। देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी पर 26 किलोमीटर लंबी 4 लेन एलिवेटेड सड़क बनाने की योजना है। रिंग रोड और मसूरी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। सभी परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। खराब सड़कों और पुलों की मरम्मत के साथ ही नई तकनीक से निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में फैली अफवाहों पर अब पूरी तरह से विराम लग चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे, वो भी 2 चरणों में इनको संपन्न कराया जाएगा। पहली वोटिंग 24 जुलाई को और दूसरे चरण की वोटिंग 28 जुलाई को होगी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। सभी पार्टियां पंचायत चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तारीखों का ऐलान के बाद सूबे में बढ़ी सियासी हलचल। पंचायतों में जीत को लेकर आश्वस्त सीएम धामी। कांग्रेस बोली कुछ भी कर लें, हारेगी बीजेपी। उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में सूबे की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां पंचायत चुनाव के मैदान में जी जान लगाकर उतरने को आतुर हैं। मेन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता विकास और देशभक्ति को महत्व देती है। उन्होंने कहा कि जनता ने हमेशा बीजेपी को समर्थन दिया है और काम करने के लिए प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे जनता ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताया है, वैसे ही इस बार पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को ही जीत मिलेगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है और हर चुनाव में उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस चुनाव में भी, क्योंकि ये ग्राम सभाओं का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों का चुनाव है, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचनी है, राज्य की, केंद्र की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, नगर पालिकाएँ हों, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पंचायतों में भी वही समर्थन देकर हमको और तेज गति से राज्य के विकास के लिए अपना आशीर्वाद देंगे। सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को भरोसा जनता से ज्यादा उस प्रशासनिक तंत्र पर है जिसका चुनाव में जमकर दुरुपयोग किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो भी कर ले, जनता पंचायत चुनाव में उसे सबक सिखाएगी। अब भाजपा रहेगी कब? अब तो 1.5 साल है, जो आज तक 9 साल नहीं कर पाए, वो अब ये 1.5 साल में क्या करेंगे भैया? कौन सा कद्दू में तीर मार लेंगे ये 1.25 साल 1.5 साल के अंदर? और इसमें भी 6 महीने तो गए वाले में रह जाता है, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और जनता इस बात को समझती है, इसलिए जनता बदलाव ला रही है और बदलाव में कांग्रेस को जिता रही है, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जिता रही है, क्योंकि लोग अब 2027 कांग्रेस को देना चाहते हैं। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की भूमिका बेहद खास साबित होने वाली है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पंचायत चुनाव में अपनी अपनी जीत पक्की करना चाहेंगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि गेंद किसके पाले में जाती है। देहरादून से दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि अगर 2027 में कांग्रेस की सरकार बनी तो वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि नेताओं को झूठे वादों से जनता को गुमराह करना बंद करना चाहिए। जवाब में हरीश रावत ने अपने पुराने राजनीतिक अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा है कि गैरसैंण को राजधानी बनाना उनका सपना है और वो अपने वादे पर अब भी कायम है।
गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा हर बार चुनाव के समय जरूर देखने को मिलता है, लेकिन इस बीच भी ये मुद्दा जरूर गरमाया हुआ है। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि 2027 में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। और ऐसे में भाजपा उन पर हमलावर जरूर हुई, लेकिन इसके साथ साथ हाईकोर्ट के जज जो है उनकी भी टिप्पणी इस पर सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि गुमराह करने का काम किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर पहले से है, लेकिन सिर्फ देर है तो अटैची ले जाने की। लेकिन इसको लेकर कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मौजूद हैं। तो आपका एक पोस्ट जिसमें आपने लिखा कि 2027 में अगर सरकार बनती है तो हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, लेकिन उस पर हाईकोर्ट की जज ने भी टिप्पणी करी और उसके बाद से भाजपा भी लगातार हमलावर है। आप जो जज की जो पूरी टिप्पणी आई उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय हाईकोर्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन है हम उसको प्रणाम करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। जो आदेश होगा उसको सिरोधार्य करेंगे। और यदि माननीय हाईकोर्ट ये कहता है कि ये कहने का अधिकार राजनेताओं का नहीं है या राजनीतिक दल के लोगों का नहीं है, तो मैं उस आदेश का भी पालन करूंगा। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर और कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, जब लोग हमसे कहते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में राजधानी क्यों नहीं बनाई, तो मेरा उनसे यह है कि मैंने ढांचा बनाने का काम किया। तुमने मुझे राजधानी बनाने के लिए थोड़ी यहाँ मुख्यमंत्री बनाया। मैं तो उस समय एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर के तौर पर आया जो आपदा से राज्य के पुनर्निर्माण और पुनर्वास का काम करे। वो काम मैंने करके दिखाया और वो काम करने के बाद मैंने गैरसैंण का रास्ता भी बनाया जिसमें कई तरीके के निर्माण कार्य और कई तरीके की जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स थी उन सबको मैंने पूरा करने का काम किया, ताकि और लोगों से कहा कि 2017 में हमको आशीर्वाद दीजिए और मैं 2-3 साल के अंदर गैरसैंण में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दूंगा और 2022 से पहले वहाँ राजधानी को शिफ्ट कर दूंगा। तो लोगों ने, मैंने कहा आपने मुझे वोट नहीं दिया। मैंने तो उत्तराखंड वासियों से कहा, मैंने कहा अब दो, चलो उस दिन नहीं दिया, इतना चाहते हो तो मेरा वादा है कि 2027 में कांग्रेस लाई है और जो भी मुख्यमंत्री होगा मैं गैरसैंण को राजधानी बनवाऊंगा और वहाँ पूरा ढांचा बनवाऊंगा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही गई कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार है, वहां पर केवल देर है तो अटैची ले जाने की। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही कि अगर गैरसैंण में राजधानी बन जाती है तो जो आसपास के गांव हैं वो किस तरीके से विकसित होंगे, कैसे उनका विकास होगा, इस बात पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया। देखिए, उन्होंने दो बहुत ही मार्मिक बातें कही और एक बहुत तथ्य संगत बात कही। उन्होंने कहा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा उसको बनाने का सौभाग्य मुझे को मिला। मेरे जाने के बाद तो वहाँ 9 साल के अंदर एक ईंट नहीं लगी है, एक ईंट एक पत्थर नहीं लगा है, कुछ काम नहीं हुआ। बल्कि जो अधिकारी वहाँ बैठते भी थे वो अधिकारी और डॉक्टर्स आदि ने वहाँ बैठना, शिक्षकों ने जाना बंद कर दिया। ये है आज की कहानी जो एक ग्रीष्मकालीन राजधानी की है। और माननीय न्यायाधीश महोदय का जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत गंभीर ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा भाई बैग लेकर के जाओ और वहाँ तो सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, ये तो शिफ्ट ही नहीं हो रहे वहाँ। तो माने नहीं मानी जस्टिस महोदय का आदेश जो है भाजपा के लोग क्यों नहीं मान रहे। और यदि कांग्रेस सत्ता में आएगी, मैं इस ऑब्जर्वेशन को न्यायिक आदेश मान करके मैं कांग्रेस के लोगों से कहूँगा ले चलो तब तक पहले चरण में, और फिर जो है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्ड करूँगा। सचिवालय, दूसरे 500 आवासीय भवन जो हम बनवा रहे थे जिसके लिए 57 करोड़ रुपए की मैं व्यवस्था करके भी गया था, तो वो सारी ढांचों को बनाना शुरू करूँगा ताकि वहाँ पूर्णकालीन राजधानी बन सके 2027 में, मगर कांग्रेस आए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2027 में अगर जनता उन्हें मौका देती है, कांग्रेस को अगर मौका देती है, तो जरूर गैरसैंण को राजधानी बनाया जाएगा और ये जो चर्चा चल रही है गैरसैंण को लेकर, इस पर जरूर विराम लगेगा। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। लक्सर की सड़कों पर आस्था का सैलाब टूट पड़ा है। हर तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इधर देखने को मिल रही है। मंगलौर नारसन हाईवे पर तो भोले के भक्तों की सुनामी आई हुई है और सबसे ज्यादा संख्या डाक कांवड़ियों की है। चारों तरफ बस बम बम भोले के नारे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
पुलिस कर्मियों की ओर से शिव भक्तों को रास्ते में ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। हिंदी खबर ने शिव भक्तों से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा जरा सुनिए आप। कांवड़ यात्रा का अंतिम चरण है, यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा समापन की तरफ बढ़ गई है। लेकिन आज हरिद्वार से लेकर के मेरठ तक और फिर दिल्ली तक बम बम भोले हर हर महादेव के साथ साथ वही भाग भोले भाग के नारे सुनाई दे रहे हैं। हम मौजूद हैं लक्सर रुड़की हाईवे पर, आप देख सकते हैं तमाम भोले अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ महिला भोले भी हैं, यानी कि इन्हें कह सकते हैं भोले भी कहा जा सकता है। ये भी अपनी कुछ मन्नता इन्होंने मांगी है, उसे लेकर के यात्रा कर रही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आशा है। अच्छा, 3 बहनें साथ चली हैं। हाँ जी। क्या बात है, भोले से क्या मांग रहे हैं? भोले से अपनी माँ की सेहत मांग रहे हैं। अच्छा, माँ को कोई दिक्कत है? हाँ जी, हार्ट पेशेंट है। हार्ट पेशेंट है? हाँ जी। तो उनके लिए यात्रा कर रहे हैं? जी। पहली यात्रा है? हाँ जी। आपको पूरी उम्मीद है भोलेनाथ ठीक करेंगे? भोलेनाथ ठीक करेंगे, बहुत विश्वास है। इतनी गर्मी में आपको दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, भोलेनाथ साथ है। भोलेनाथ साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप, इसे कहते हैं अटूट आस्था, यानी मन में आस्था मुश्किलों में रास्ता। आइए मैं आपको और दिखाऊंगा। ये तमाम शिव भक्त हैं जो कहीं ना कहीं अपने गंतव्य पर पढ़ रहे हैं। लेकिन साथ में यह बताना भी जरूरी है कि यहाँ पुलिसकर्मी और कुछ समाज सेवी नगर के वो भोले की सेवा में जुटे हुए हैं, शीतल पेय पदार्थ पिला रहे हैं। एक और भोला से बात करेंगे। आप कहाँ से, क्या नाम है? मेरा नाम आशीष है। आशीष, कहाँ से आए हैं? ननौत्ता से, सहारनपुर ननौत्ता यूपी। ये आपके साथ आपकी पत्नी है? मेरी वाइफ है। क्या नाम है? श्रुति। श्रुति। हाँ जी। अच्छा, यात्रा किस लिए कर रहे हैं? कोई मन्नत मांगी है क्या? हाँ जी, हमारा प्यार मिला है, हमें शादी हुई है पसंद से हमारी। अच्छा, शादी के बाद? यस। तो शादी पहले मांगी थी कि शादी हो जाएगी तो यात्रा करेंगे? हाँ, जो हमारी मतलब पसंद की शादी थी। अच्छा, पसंद की? हाँ। लव मैरिज है? लव मैरिज है हमारी। तो क्या बात है। मन्नत मांगी थी हमने कि जब हमारी शादी हो जाएगी। भगवान ने पूरी कर दी है? वो पूरी कर दी है। देखिए आप, लव मैरिज है, यानी कि इन्होंने यात्रा इसलिए अब कर रहे हैं कि पहले भगवान भोलेनाथ से मांगा था कि हमारी शादी हो गई दोनों की तो यात्रा करेंगे। अभी यात्रा कर रहे हैं, बेटा भी साथ में। इनकी यात्रा सफल सुकल सही तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से पूरी हो, हम यही कहेंगे। आप आगे देखिए, चूंकि डाक कावड़ चल रही है, भाग भोले भाग का दौर शुरू हो गया है। तमाम लोग जो है अपने गंतव्य की तरफ सिर पर एक ही धुन सवार है कि समय पर जल चढ़ाना है, भोले को खुश करना है। तो इसलिए आपाधापी मची हुई है, यानी इस कावड़ यात्रा की आपाधापी शुरू हो गई है। कहाँ से आए हैं? सहारनपुर से यूपी का रहा। कितने लोग हैं? कुल मिलाकर 25 लोग हैं। 25 डाक कावड़ है? हाँ जी। कौन सी कावड़ है इस बार? पहली, दूसरी? इतनी गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होगी? ना कोई गर्मी, भोले की दुआ से गर्मी कोई सब भोले की दुआ से कोई गर्मी नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब देखिए आप, और पुलिस कर्मी इनकी सेवा में जुटे हुए हैं। आपने देखा होगा कि सड़कों पर पुलिस कर्मी जो है व्यवस्था बना रहे हैं ट्रैफिक की, साथ में भोलों को शीतल पेयजल पिला रहे हैं ताकि इस प्रचंड गर्मी में उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्ष्य। ये तो भगवान शिव की महिमा है। शिव ही सत्य है, शिव ही सनातन है और दुनिया के अंदर शिव ही है। उसी से जोत लगाकर, मन की दिल की जोत लगाकर जो है आनंद का अनुभव मिलता है। आप भगवान शिव को 23 तारीख को जल चढ़ाएंगे और जो कांवड़ वाले हैं वो कांवड़ लेने, जल लेने हरिद्वार जा रहे हैं और वहां से जहां जहां पर भी उनका स्थान है वहां जल चढ़ाएंगे और परम वैभव, परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति करेंगे। कांवड़ मेला अपने अंतिम चरण में है। हरिद्वार में कांवड़ मेले के आखिरी 24 घंटे में पुलिस ने सुरक्षा पुख्ता कर दी है। भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और मेडिकल सुविधाएं भी पूरी हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। कांवड़ मेला हमने अंतिम तौर पे आज 24 घंटे कहना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। तो कप्तान जो है खुद मौके पर मौजूद है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं किस तरह की व्यवस्था। सर, रात के 24 घंटे बहुत चुनौतीपूर्ण है। देखिए, आखिरी चरण में कांवड़ यात्रा अपने आ गई है, जिसमें माँ गंगा मैया के आशीर्वाद से अब तक बहुत अच्छे तरीके से जितने भी कांवड़ लेने शिव भक्त आए हैं यहाँ से जल उठा के अपने अपने गंतव्य स्थल पर प्रस्थान कर चुके हैं। और इस समय इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही बहुत ही भारी संख्या में चल रही है। आज सुबह से ही पूरा फोर्स सड़कों में लगा है, सभी को फैसिलिटेट किया जा रहा है। किसी तरीके से कोई गाड़ी अनावश्यक ना खड़ी हो उसको साइड में निकाला जा रहा है। समस्त पुलिस बल इसी के लिए लगा हुआ है और माँ गंगा मैया के आशीर्वाद से मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि यह एक ऐतिहासिक कांवड़ बनने जा रहा है जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ से जल लेके गए। सर, आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, भीड़ की क्या? देखिए, कल तक हमारा जो अनुमान था उसके हिसाब से 3.5 करोड़ लोग
जल लेके यहाँ से अब तक प्रस्थान कर चुके हैं। और आज जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, जिस तरीके से लोग यहाँ आए हैं, निश्चित तौर पर ये 4 करोड़ का आंकड़ा आज पार कर चुके हैं, ऐसा हमें लगता है। और इसके अनुरूप ही हमारे जो प्रबंधन है पुलिस के, वो लगातार किए गए हैं। अभी तक किसी प्रकार की कोई भी ऐसी कंटीजेंसी की स्थिति नहीं आई, आकस्मिकता की स्थिति नहीं आई है पुलिस बल द्वारा अभी तक। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक कांवड़ बिल्कुल कोई भी एक्सीडेंट नहीं, किसी तरीके की कोई ऐसी दुर्घटना से बिल्कुल अछूता रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। सर, देखा जा रहा है कि बड़ी गाड़ी ना होगी, लेकिन बाइकों की भीड़ है, ज्यादा भीड़ है, उसको लेकर क्या रूट डाइवर्जन? देखिए, बाइक्स का लगातार आवागमन चल रहा है और इसी के अनुरूप बाइकों का जो एग्जिट है उसके लिए अलग हम लोगों के द्वारा नहर पटरी को खोला गया है। उसी के अनुरूप लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है और वो अभी अच्छी तरीके से हमारा डाइवर्जन प्लान चल रहा है। सर, इस बार कितनी कावड़ आने की पहले से ज्यादा अनुमान है, इस बार कितने अनुमान है? इस बार निश्चित तौर पर 4 करोड़ से ऊपर कांवड़ यात्री यहाँ से जल लेके जाएंगे, ये हमारा अनुमान भी है। और जिस तरीके से भीड़ उमड़ के आई है वो ऐतिहासिक है। पूरी फोर्स पूरी मैदान में और आप भी कुछ डटे हुए हैं, किस तरह की जिम्मेदारी मानते हैं? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें एक आधार वाक्य दिया गया था कि कांवड़ यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न होनी चाहिए, पुलिस बल को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, साथ में जो कांवड़ यात्री यहाँ आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनकी सेवा के लिए पुलिस बल यहाँ लगातार तैनात रहा। किसी प्रकार का कोई भी ऐसी आकस्मिकता की स्थिति नहीं आई, बहुत कहीं पर कोई ऐसे टकराव की स्थिति नहीं आई। माँ गंगा मैया के आशीर्वाद से करोड़ों लोग यहाँ से अपना जल लेके गए हैं, अपने अपने देवालयों में चढ़ाएंगे। मैं माँ गंगा मैया से ये कामना भी करता हूँ कि सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, कप्तान खासतौर से कहना है कि लाखों की संख्या में जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, मेरे पीछे देखिए लगातार जो शिव भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और पुलिस कप्तान जो है खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन जो है इसको मुस्तैद है, किसी तरह की कोई चूक शासन द्वारा नहीं है। और द्वार पे हिंदी का शिवपुर गांव में रुद्रपुर के विधायक ने जनसभा में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पर हमला किया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। शिवपुर में अमिता विश्वास को वोट लेने को लेकर ये बताया जा रहा है कि झगड़ा हुआ है। तो शिवपुर गांव में रुद्रपुर के विधायक ने जनसभा में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पर हमला किया। उन्होंने कहा कि राजकुमार ठुकराल ने विधायक रहते हुए यहाँ कोई काम नहीं किया। विधायक ने लोगों से कहा कि वो अमिता विश्वास को उनके चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज पर वोट दें। सब हमारे तन मन धन से लड़ाए, इलेक्शन जिताइले हम। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। वो आरोप आप किसी भी गांव में चले जाइए, मैं कहता हूँ इतने पत्रकार बंधु हैं, आप किसी भी गांव में चले जाइए, जाके वहाँ का पूछिए कि भाई सुदर्शन जी ने कुछ काम कराया है नहीं कराया, वो अपना बताए। जो अपना रहते दिनेशपुर है, चुनाव लड़ रहे हैं खानपुर पूरब से, अपना राशन कार्ड दानपुर में बना रखा है, और वो भी चलो तुम चुनावों में इतने रुपए खर्च करो और तुमने अपना सफेद राशन कार्ड बना रखा है, तुम पहले उसका खंडन करो। आप लोग भी पूछिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, मैं तो आपको राशन कार्ड भी दिखा रहा हूँ, राशन कार्ड पूरा राशन कार्ड है। और उसने अपना उस राशन कार्ड का मिसयूज कैसे किया, उसने आईटी में अपना बच्चा इम्यूनिटी में पढ़ा रहा है और दूसरे बच्चों को आईटी में, मुझे अभी पता चला गुरुचरण जी का जो वो है क्या कहते हैं स्कूल है उसमें पढ़ा। तो एक बच्चे को 2 जगह, माने एक परिवार के बच्चे को 2 जगह आप आईटी में कैसे पढ़ा रहे हैं? ये चुनौती है, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं वैसा करके दिखाऊंगा, यही एक नौटंकी का वो है। मैं विधायक हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, बड़े विश्वास का प्रचार कर। मुझे पता है खानपुर पूर्व की जनता प्रचंड बहुमत के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। वो तो 3.5-4 साल से पता नहीं कैसे कैसे चुनाव जिता रहे थे और आज तक कोई चुनाव नहीं जिता पाए। कहीं पर वो खड़े नहीं हो पाए, कोई पार्टी ज्वाइन कर नहीं पाए, किसी पार्टी ने स्वीकार किया नहीं, दर दर भटक रहे हैं, बिन पैंदी के लोटे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देना चौंकाने वाला है। उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने के इस्तीफे की वजह जो बताई है, लेकिन उनकी हाल की गतिविधियों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उनकी तबीयत खराब थी। संसद के वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिवस देश के उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ जी का अचानक इस्तीफा हो जाना चौंकाने वाला समाचार है, क्योंकि कल पहला दिन था और पहले या तो 2-4 दिन पहले इस्तीफा दे दिए होते और या तो इस सत्र के बाद देते। पहले ही दिन उनका इस्तीफा बड़ा चौंकाने वाला है और उनका ये कथन इस्तीफे में कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं,
उनके जो 2-4-6 दिन में गतिविधियां रही, वो गतिविधियों से ये प्रतीत होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बड़ा स्वास्थ्य कारण ऐसा हो कि वो संसद का ये वर्षाकालीन सत्र पूरा होने तक इस इस्तीफे को नहीं टाल सकते थे। मानसून सत्र शुरू होने से पहले सपा सांसदों के द्वारा मस्जिद में मीटिंग करने को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कई सवाल खड़े किए। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि अब विपक्षी दलों में राजनीति का स्तर गिरने लगा है, तभी तो वो मस्जिद में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। धर्म की आड़ में चलने वाली तुष्टीकरण की राजनीति उजागर हो गई है। अखिलेश यादव पार्लियामेंट की मस्जिद को अपनी पार्टी का हेडक्वार्टर समझ रहे हैं या उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया है। उबैदुल्ला नदवी, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव जी, बर्क साहब, तमाम सांसद जिस तरह से फोटो सामने आए हैं और उसमें उनके नेता झूठ ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम उबैदुल्ला नदवी के घर पर बैठे थे। मस्जिद का फोटो डालते हो, मिंबर से राजनीति करते हो, मिंबरों पर बैठकर बेवकूफ बनाते हो मुसलमानों को और यहाँ से पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश करते हो और दूसरे लोगों के ऊपर आरोप लगाते हो। ये असली चेहरा अखिलेश यादव का है। उत्तराखंड में इस साल चारधाम यात्रा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में अब तक कुल 39,92,903 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा के लिए कुल 49,41,527 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से पंजीकरण कराया था। इसमें से 47 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने चारधाम और लगभग 2,17,000 ने हेमकुंड साहिब के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। सरकार इस आंकड़े को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में इस वर्ष चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है, भक्तिभाव देखने को मिल रहा है। अब तक चारधाम यात्रा हेतु 47,27,619 श्रद्धालु ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यमों से अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हेमकुंड साहब यात्रा हेतु 2,16,960 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। इस प्रकार से चारधाम और हेमकुंड साहब यात्रा हेतु 49,41,527 श्रद्धालुओं ने अब तक अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है। यमुनोत्री धाम में अब तक 5,73,812 श्रद्धालुओं ने दर्शन प्राप्त किए हैं। मसूरी में हरेला पर्व को लेकर इस बार खास तैयारी की गई है। बीजेपी के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में 500 से ज्यादा पौधे स्थानीय लोगों में बांटे गए। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के से जुड़ाव की भावना को बढ़ाना था। पालिका अध्यक्ष ने लोगों से पौधे की देखभाल परिवार के सदस्यों की तरह करने की अपील की। इस दौरान ये भी बताया गया कि हर व्यक्ति को अपने घर के आंगन में पौधे लगाने चाहिए ताकि हरियाली बढ़े और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक बहुत ही भव्य स्तर पर हरेला पर्व मनाया जा रहा है। हरेला पर्व वो पर्व है जो एकता का पर्व है। ये वो पर्व है जिस पर्व पर हमें धरती माँ से लिए हुए सभी चीज़ों का धन्यवाद करना है। हवा पानी धरती माँ ने हमें दिया है, फल फूल हमें धरती माँ ने दिया है, अनाज हमें धरती माँ ने दिया है और इस कर्तव्य की वापसी करने कर्तव्य हमारा बनता है। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ धरती माँ के नाम लगाकर हम अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते हैं। इसी कड़ी में पूरे उत्तराखंड में माननीय मंत्री गणेश जी जोशी जी द्वारा हजारों पेड़ लगाए जा रहे हैं। मसूरी में 500 से अधिक पेड़ों का आज वितरण करा गया। लोगों में भारी उत्साह देखा गया। सबसे पहले मैं तो पूरे उत्तराखंड के हर एक निवासी को, देश के हर एक निवासी को हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरेला पर्व जैसा आपको पता है कि सिर्फ 16 तारीख को निभाया करते थे। हमारा संकल्प है कि सिर्फ 16 तारीख नहीं, पूरा जून और पूरा अगस्त, पूरा जुलाई और पूरा अगस्त में हम हरेला पर्व मनाना चाहते हैं। आज जैसे यहाँ पे हमने पौधा वितरण का कार्यक्रम का फ्री ऑफ कॉस्ट, थोड़े पौधे ऐसे जो घर में रखे जा सकते हैं ताकि उन्हें बच्चे की तरह पाल के उससे परिवार की तरह एक समझें और लोग पर्यावरण से जुड़े। भाजपा मसूरी मंडल के माध्यम से ये हरेला पर्व मनाया जा रहा है और जैसे हम देखते हैं कि क्योंकि पूरा मसूरी जो शहर है वो पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक शहर है और इसी के तहत आज आप देख लीजिए कितनी भीड़ उमड़ी है। लोग पौधे मंडल की तरफ से पौधा वितरण हो रहा है और लोग पौधा लेने के लिए कितने उत्सुक हैं आप खुद ही देखें। नगर पालिका के माध्यम से भी वृक्षारोपण किया है हरेला पर्व के माध्यम से और हम पुनः सभी लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि आप जो पौधे लगा रहे हैं
उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी आप लीजिए, ताकि अगले हरेला पर्व तक जो पौधे आप इस वर्ष लगा रहे हैं वो तब तक हमें दिखे। पौधे, फूलों के पौधे और अन्य सभी प्रकार के पौधे सभी लोगों को बांटे जा रहे हैं और सबको ये भी कहा जा रहा है कि पौधों को अपने अपने घर ले जाएं और वहाँ पे इस पौधे को बड़ा करें। और जैसे आपको ज्ञात है कि हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा करी गई है कि हरेला पर्व पे पूरे प्रदेश में पौधे लगाए जाएंगे, इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा यहाँ पर हरेला पर्व को मनाते हुए ये पौधा वितरण का कार्यक्रम करा जा रहा है। पौधा इसीलिए प्रत्येक आदमी को एक एक पौधा दिया जा रहा है ताकि ये पौधा संरक्षण भी हो सके। और सभी लोगों से हमने विनती करी है, गुजारिश करी है कि जो वो पौधे लेके जा रहे हैं उसका संरक्षण भी करें और उन्हें बड़ा करें। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। छात्रा झारखंड की रहने वाली थी और मेडिकल की पढ़ाई में पीजी के पहले साल में एनाटॉमी पढ़ रही थी। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि छात्रा ने आत्महत्या क्यों की। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। विकासनगर में राह चलते युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सुबह की यह घटना बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अज्ञात वाहन का पता लगाने में जुटी हुई है। यह पूरा मामला डाक पत्थर चौकी क्षेत्र के बाड़वाला का है। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर।